संघ फाउंडेशन में आप सभी का मैं अमर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देख ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम कहां पहुंच गए थे? कल की क्लास में हमने देखा था कि आखिर क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है, हमने देखा कि स्टार्टअप क्या होता है, हमने देखा यूनिकॉर्न्स किसको कहते हैं, यूनिकॉर्न, हमने देखा कॉकरोच स्टार्टअप किसको कहा जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में कल की क्लास में हमने देखा था। इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए कल हम लोगों ने किसकी बात की थी? हमने बात की थी एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स किसको कहते हैं, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि मेटावर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए तो इसी लीक में आगे बढ़ते हैं, इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ और तरीके देखते हैं इसी पूंजी बाजार से संबंधित, और इसी संबंध में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला कॉन्सेप्ट? अगला कॉन्सेप्ट है P2P लेंडिंग। P2P लेंडिंग, P2P लेंडिंग। P2P लेंडिंग को पीयर टू पीयर लेंडिंग कहते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग। बात समझ में आ रहा? P2P लेंडिंग। देखिए ये जो पीयर टू पीयर लेंडिंग है ना, ये किस संकल्पना पर आधारित है? ये इस संकल्पना पर आधारित है कि हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। हम जो भी सेव करते हैं, हम इंडिविजुअल जो भी सेव करते हैं, हम क्या करते हैं? अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। बात समझ में आया? बदले में बैंक हमें कितना ब्याज देता है? 3%, 4%, 5% बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो हमें ब्याज नहीं देता। ठीक ना? मान के चलिए अगर एफडी करते हैं तब भी कितना देता है? वही 6%, अभी बढ़ गया है 7% आसपास। तो यानी कि वही 3 से लेकर 5-6% के आसपास तक का हमें ब्याज मिलता है P2P लेंडिंग के माध्यम, मतलब ये बैंकों में जमा करने पर। ठीक, यही जो हमारा पैसा बैंकों के पास जाता है, इसी पैसे को बैंक आगे किस रूप में देता है? आगे देता है लोन के रूप में। और जिसको ये लोन के रूप में देता है उससे ये बैंक कितना चार्ज करता है? ऑन एन एवरेज 10% से लेकर 15-20% तक, 18% तक चार्ज करता है, चार्ज करता है ना। यानी कि क्या है? बीच में बैंक मीडिएटर है। अब जरा सोच के देखिए क्या हो गया? बैंक ने मुझे दिया मान के चलिए 4%, और उसने जो है वो कमाया आगे कितने पर दिया? 10% पर। यानी कि बीच में जो 6% कमाया वो किसका फायदा हो गया? वो हो गया बैंक का फायदा। बैंक इसी तरह से चल रहे हैं, इसी तरह से बैंक्स कमाते हैं। ठीक ना? इसी तरह मान के चलिए अगर मेरे को एफडी पर मिला 7% और बैंक ने उसे आगे कितने में दिया? 18% पर। तो एक बात बताइए, बीच में जो 11% बचा वो क्या हुआ? वो हो गया बैंक का फायदा। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या करता है? पीयर टू पीयर लेंडिंग कह रहा है कि एक बात बताओ, तुमको जमा करना है, तुम्हारे पास अधिशेष है ना, ऐसा करो कि तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुम दे दो, जो सरप्लस में है, जो अधिशेष में है, जो अधिशेष में है वो क्या करेगा? वो लेंड करेगा, वो कर्ज देगा। और जिसको चाहिए, यानी कि जो ऋणी है, जिसको पैसा चाहिए, वो क्या करेगा? इससे डायरेक्ट कर्ज लेगा और इसी को डायरेक्ट ब्याज चुकाए। यानी कि बीच में क्या था? उसमें इस पूरे सिस्टम के बीच में था बैंक जो फायदा कमा ले रहा था। तो अब क्या करना है? उस फायदे को बीच से हटाना, मतलब उस मीडिएटर को बीच से हटाने की जरूरत है। और उस मीडिएटर को जैसे ही बीच से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? अब एक बात सोच के देखिए, बैंक हमें दे रहा था 4% और आगे वो लोन दे रहा था 12% में। जरा सोच के देखिए, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास सरप्लस है तो मैं इसको कर्ज दे दूंगा सीधे 9% में, और ये मुझे ब्याज चुका देगा 9%। अब एक बात बताइए, मेरा भी फायदा 4% से तो ज्यादा ही कमा रहा हूं मैं, और इसका भी फायदा, क्यों? क्योंकि इसको अब 12% से कम पड़ रहा है। बात समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर यानी कि मैं आपको दे दूं पैसा, मेरे को किसी और से चाहिए तो मैं किसी और से ले लूं। ठीक ना? यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होता है? ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है कि जो ऋणदाता होते हैं, जिनके पास सरप्लस है, वो भी अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, और जिनको पैसा चाहिए यानी कि ऋणी है, वो भी अपने आप को क्या करेंगे? रजिस्टर करवाएंगे। और क्या होगा? ये प्लेटफॉर्म जो है वो बस सर्विस प्रोवाइडर होगा, इन दोनों के बीच में लिंक करा देगा।
बात समझ में आ रहा? इन दोनों के बीच में लिंक करा देगा कि तुम दोनों एक दूसरे को जो है वो कर्ज दे सकते हो। बदले में क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म जो है वो दोनों से कुछ कमीशन चार्ज करेगा। ये कमीशन बैंक की तुलना में बहुत ही कम होगा। जैसे मान के चलिए जिसने भी लोन दिया उससे मान के चलिए 0.5% ले लिया, और जिसने कर्ज लिया है उससे भी मान के चलिए 0.5% ले लिया। तब भी आप जरा सोच के देखिए, दोनों को तो फायदा हुआ ना। कहां बैंक हमें 4% दे रहा था, 5% दे रहा था, और बदले में वो आगे लोन दे रहा था कितना में, 12%, 14% में दे रहा था ना लोन। हाँ? अब एक बात बताइए, अगर हम दोनों के बीच में जो है वो अगर डील हो गया 9% पर, क्या कि 9% पर सीधे लो तुम, 9% सीधे दो। अब मान के चलिए अगर इसमें से आधा % जो है वो अगर प्लेटफॉर्म ने चार्ज भी कर दिया, तब भी तो 8.5% ही तो पड़ा मेरे को। और मान के चलिए इससे 9%, इससे भी आधा % एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, तब भी तो 9.5% ही पड़ा। दोनों को फायदा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर लेंडिंग। इसी को क्या कहते हैं, P2P लेंडिंग। बात समझ में आया? भारत में क्या है, बहुत सारे P2P लेंडिंग के प्लेटफॉर्म्स चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा 12% क्लब, सुना है ना 12% क्लब का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। 12% क्लब खूब ऐड कर रहे हैं आजकल, तो YouTube वगैरह पर भी खूब ऐड कर रहे हैं। बीच में बहुत लंबे समय तक ऐड हुआ था, अश्नीर ग्रोवर वगैरह इस सब से रिलेटेड थे। देखिए दिखाता हूँ 12% क्लब। ये देखिए, देख रहा 12% क्लब, ये है 12% क्लब, देख रहा 12% क्लब powered by भारत पे is an investment and borrowing platform in partnership with the RBI approved। जो क्या करता है कि या आप चाहो तो बोरो कर सकते हो या आप लेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कितना % पर, 12% पर। बात समझ में आ रहा? यानी कि जो कर्ज देगा वो भी 12% कमाएगा, जो कर्ज लेगा उसको भी 12% पर ही मिलेगा। ये क्या है, एक तरह का P2P लेंडिंग है। ऐसे बहुत सारे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे यदि मैं सर्च करूं ना भारत में P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म, तो बहुत सारे हैं। बीच में चला था ना यूनिकार्ड, यूनिकार्ड का भी एक P2P, अरे यूनिकार्ड जो 3 उसमें जो है वो देना था, खूब बीच में ऐड चला था, ठीक ना। तो इस तरह के बहुत सारे हैं P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म भारत में। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ये देखिए, ये तो I2I दिखा रहा, इन इंडिया डाल दो, इन इंडिया। ये देखिए P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि इनमें आप चाहे तो कर्जा दे भी सकते हैं, चाहे तो आप कर्जा ले भी सकते हैं। P2P प्लेटफॉर्म्स, ठीक, ये होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। लेन देन क्लब, देख रहे हैं इस टाइप के बहुत सारे नाम के साथ अलग अलग हैं। ये देखिए, देख, पैसा दुकान, कैश कुमार, लेंड बॉक्स, I2I फंडिंग, लेंडिंग कार्ड, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं P2P प्लेटफॉर्म, ठीक ना। तो भारत मतलब 12% क्लब बोला, एक तरह से लगभग वैसा ही है। अब इनके कुछ अपने वो होते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह से संबंधित प्रोविजन। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, अब चूंकि पैसों से संबंधित लेन देन हो रहा है, और ये क्या है, ये बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज भी कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है क्या कि एक रेगुलेटर के बीच में क्या, एक रेगुलेटर के रूप में, एक नियामक के रूप में आरबीआई इसके अंतर्गत आएगा ही आएगा। यानी कि आरबीआई बीच में कूदा, और आरबीआई ने क्या कहा कि हम बीच में रेगुलेट करेंगे। आरबीआई ने इस कंटेक्स्ट में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया, और जिस कंसल्टेशन पेपर में उन्होंने कहा क्या कि हम P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी एनबीएफसी की कैटेगरी में ही डालेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, बैंकिंग सिस्टम जब पढ़ा रहा था तो मैंने एनबीएफसीज पढ़ा रखे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हरिओम जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में क्या कीजिएगा, क्या करना है, इनको
रजिस्टर कराना होगा, ठीक ना, या फिर अपने आप को किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ अटैच करवाना होगा, ठीक ना। क्या कुछ प्रोविजन इसके अंतर्गत डाले गए, आरबीआई ने कुछ प्रपोजल्स डाल दिए इसमें, जैसे कि पहले प्रपोजल के रूप में क्या कहा उसने कि इन P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इन P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक लेंडर मैक्सिमम 50 लाख तक ही क्या कर सकता है, पैसा लेंड कर सकता है, ठीक ना। इन P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक लेंडर जो है वो मैक्सिमम, लेंडर यानी कि एक कर्जदाता अधिकतम 50 लाख तक ही लेंड कर सकता है। ठीक ना, मान के चलिए मैं एक लेंडर हूं, मैंने अपने आप को 5-6 जगह 5-10 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवा रखा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो, लेकिन मैक्सिमम मैं कितना कर्ज दे सकता हूं, मैं 50 लाख ही दे सकता हूं। बात समझ में आया, ये है पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो दूसरी क्राइटेरिया के रूप में दिखता है कि एक लेंडर, एक बोरोवर, एक जो ऋणी है, ऋण प्राप्त करने वाला है, एक ऋणी इन अलग अलग प्लेटफॉर्मों से अधिकतम मैक्सिमम कितना कर्ज प्राप्त कर सकता है, मैक्सिमम 10 लाख का कर्ज प्राप्त कर सकता है। ठीक ना, एक बोरोवर मैक्सिमम कितना, एक लेंडर मैक्सिमम कितना लेंड कर सकता है, 50 लाख, एक बोरोवर मैक्सिमम कितना बोरो कर सकता है, 10 लाख। ठीक ना, मान के चलिए मैं एक ऋणी हूं, मैंने क्या कर रखा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, इससे 50,000 उठा लिया, इस वाले प्लेटफॉर्म से 10,000 उठा लिया, इस वाले प्लेटफॉर्म से 1 लाख रुपया उठा लिया, ऐसा कर करके मैं मैक्सिमम कितना तक कर्ज ले सकता हूं, मैं 10 लाख तक ही कर्ज ले सकता हूं। ठीक ना, ऐसे ही मैं एक लेंडर था तो पहला वाला प्रोविजन क्या कहता है, मान के चलिए इस प्लेटफॉर्म पर मैंने 2 लाख कर्ज दे दिया, इस प्लेटफॉर्म पर मैंने 5 लाख कर्ज दे दिया, ऐसा कर करके भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर भी मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं, मैं मैक्सिमम 50 लाख तक ही कर्ज दे सकता हूं। ये बात भी समझ में आई, ठीक ना। अब आगे जरा कहानी को समझिए, आगे क्या है कहानी कि एक लेंडर, एक ऋणदाता एक ऋणी को, एक ऋणदाता एक ही ऋणी को अधिकतम 50,000 ही दे सकता है। बात समझ में आया, पहला वाला पॉइंट क्या था, पहला वाला पॉइंट था कि एक ऋणदाता अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम 50 लाख दे सकता है, यानी कि मुझे नहीं पता मैं किसको पैसा दे रहा हूं, लेकिन अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म को मिलाकर मैं क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम 50 दे सकता हूं। ऐसे ही एक ऋणी जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम कितना प्राप्त कर सकता है, 10 लाख। यहां तक क्लियर है। लेकिन तीसरा वाला प्रोविजन क्या है कि मान के चलिए इस वाले प्लेटफॉर्म पर मैंने दिया किसी को, वो सेम पर्सन को मैंने दे दिया मान के चलिए 20,000 रुपया, ठीक ना। मान के चलिए इस वाले प्लेटफॉर्म पर भी इसने भी रजिस्टर करवा रखा है कर्ज लेने के लिए, और मैंने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है कर्ज देने के लिए, मान के चलिए यहां भी मैंने उसको 10,000 दे दिया। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से केवल एक ऋणी से, एक ऋणदाता से एक ऋणी मैक्सिमम 50,000 रुपया ही ले सकता है। ये है तीसरा प्रोविजन। यहां तक बात समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया, तीसरा प्रोविजन। तो ये है तीसरा प्रोविजन। चौथा प्रोविजन क्या है, चौथा प्रोविजन है इसमें क्या कि कर्ज की अधिकतम अवधि, कर्ज की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 3 साल। कर्ज की अधिकतम अवधि 3 साल की होगी।
कर्ज की अधिकतम अवधि कितनी की होगी, 3 वर्ष की होगी, ठीक ना। यानी कि इससे छोटे छोटे ही लोन देने हैं, 3 साल से ज्यादा लंबा का लोन नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। तो पीटी में ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि P2P लेंडिंग में मैक्सिमम अवधि कितनी है, तो 3 साल पता होना चाहिए। एक लेंडर मैक्सिमम कितना दे सकता है, तो 50,000, ठीक ना। एक बोरोवर मैक्सिमम कितना बोरो, 50 लाख। एक बोरोवर मैक्सिमम कितना बोरो कर सकता है, तो 10 लाख। एक कर्जदाता एक ही ऋणी को मैक्सिमम कितना दे सकता है, तो 50,000। यहां तक क्लियर है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। P2P लेंडिंग, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये P2P लेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए इसी से संबंधित एक अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जरा बात को ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती क्या है, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसे ये अलग अलग क्या बोलते हैं बिजनेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी दूसरे देश को या किसी दूसरी कंपनी के स्वास्थ्य के बेसिस पर उस कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने के बाद आपको क्या बोला जाता है कि रेट करो इसको, आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग। बात समझ में आ रहा। आप आते हैं ना, आप कोई ऐप यूज कर रहे होते हैं तो आपके फोन में मैसेज आता है ना कि रेट दिस ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को क्या कीजिए, रेटिंग दीजिए, आपसे पूछा जाता है। सिमिलरली आप ओला उबर से कहीं आना जाना करते हैं तो जो ड्राइवर होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है ना कि रेट करो कि इसका व्यवहार कैसा था, ठीक से चला रहा था कि नहीं, ठीक ना। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ऐसे ही आप जोमेटो स्विगी से कोई खाना मंगाते हैं तो आपसे पूछा जाता है ना रेटिंग, क्या कि खाने का स्वाद कैसा था, ड्राइवर ने टाइम पर पहुंचाया कि नहीं, साइज जो खाने का क्वांटिटी था वो ठीक था कि नहीं। तो इस तरह से क्या किया जाता है, आपसे रेटिंग मांगी जाती है, ठीक ना। कई बार क्या होता है कि हम इन रेटिंग के बेसिस पर डिसाइड करते हैं क्या कि कौन सा खाना अच्छा है। हम रेटिंग के बेसिस पर डिसाइड करते हैं क्या कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी फिल्म को देखना जाना चाहिए या नहीं, है ना। IMDb रेटिंग एंड ऑल दैट, रोटेन टोमेटोज देखते हैं ना, इन सबके रेटिंग देखते हैं। सिमिलरली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो कंपनियां होती हैं जो किसी अन्य कंपनी को या फिर क्या करती हैं, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था को रेटिंग प्रदान करती है। बात समझ में आ रहा, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था को रेटिंग प्रदान करती है, ठीक ना। ये जो रेटिंग होता है ना, ये जो रेटिंग होता है ये ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी जो रेटिंग दे रही है ना, उसका व्यू है उस कंपनी के भविष्य के बारे में, कि भविष्य में ये कंपनी कैसा करने वाली है, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, इस अर्थव्यवस्था में क्या होने वाला है, ये अर्थव्यवस्था अच्छी रहने वाली है, बुरी रहने वाली है, इसमें मंदी आने वाली है, इसमें उतार चढ़ाव क्या आने वाला है, इन सब के बारे में हमें किससे पता चलता है, क्रेडिट रेटिंग से। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, जरा बात को समझते हैं, ठीक। इस क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर डिसाइड करते हैं क्या, निवेशक। इस क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर निवेशक जो हैं वो निवेश के बारे में सोचते हैं। निवेश के बारे में सोचते हैं। यदि अच्छी अच्छी रेटिंग आ रही है तो एज अ निवेशक, एज एन इन्वेस्टर मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है। और अगर अच्छी रेटिंग नहीं है तो बट ऑब्वियस है मैं क्या करूंगा, मैं निवेश नहीं करना चाहूंगा। यदि मान के चलिए रेटिंग अच्छी है तो मैं क्या चाहूंगा, कोई बात नहीं, सस्ते में भी अगर थोड़ा सा कम में भी अगर इसके बॉन्ड अगर मैं खरीद ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस कंपनी की रेटिंग खराब है तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी को कर्ज देने के लिए भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा क्या कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले, तभी तो मैं, ज्यादा रिस्क है ना, क्यों, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग खराब है। बात समझ में आया, ठीक। तो इस तरह से जो है ये काम करते हैं, ठीक। बात को समझिएगा। वैश्विक स्तर पर कुछ खास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो बहुत पॉपुलर है, ठीक ना। ऐसा कहा जाता है कि वैश्विक स्तर पर 70 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, मुख्य 70 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो पूरे विश्व के 91% क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री पर कब्जा किए हुए हैं। यानी कि इनका इतना बड़ा दबदबा है। 70 मुख्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं और पूरे विश्व में जितनी भी क्रेडिट रेटिंग होती है ना उसमें 91% यही लोग करते हैं, ठीक।
यहां तक बात समझ में आई? जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कब पढ़ाया था मैंने? आपको बताया था कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक प्रपत्र जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना कि यदि यदि ज्यादा पैसा चाहिए, अगर कर्ज के रूप में कंपनी को ज्यादा पैसा जुटाना है तो उसको क्या करना होता था? अपने आप को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेट करवाना होता था। बात समझ में आ रहा? याद है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की क्या है की आवश्यकता इनको भी पड़ती है, कंपनियों को भी पड़ती है, ठीक ना? अब जरा समझिए, वैश्विक स्तर पर कुछ प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के क्या नाम है? इसमें सबसे पहला नाम आता है S&P का, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये एक क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है। दूसरी प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो पूरे वैश्विक स्तर पर फेमस है उसका नाम है फिच। तीसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम है मूडीज। ये तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने पूरे विश्व में अपना दबदबा बना रखा है, ठीक ना? मुख्य ज्यादातर जो है वो कंपनियां इसी से रेटिंग करवाती हैं। कंपनियां ही नहीं, ये वो कंपनी ये वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो क्या करती हैं, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था को भी रेट करती है। बात समझ में आया? ठीक। भारत में भी कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा क्रिसिल, जैसा कि आपने नाम सुना होगा इकरा। ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, ठीक ना? दिखाता हूं, ये देखिए, देख रहा? देखिए, टॉप 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। नाम देखिए, यहीं पर नाम देख लीजिए ना, नीचे का है जाना। ये देखिए, दिख रहा? क्रिसिल, इकरा, केयर, एक्विट रेटिंग एंड रिसर्च, ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे क्या है, ठीक ना? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, और क्या है, इन्फोमेरिक वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो भारत की हैं, ठीक ना? केयर, क्रिसिल, इकरा, इन सब का नाम याद रखिएगा। ब्रिकवर्क रेटिंग लिमिटेड के बारे में पिछली बार पूछ भी रखा है एग्जाम में। यहां तक बात समझ में आया? ठीक। तो ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो भारत के स्तर पर काम करती है। ठीक। यदि हम विदेशी स्तर पर देखें तो ये देखिए, तो ऊपर ही नाम आ गया तीन का, कि तीनों जो है ना अपने आप में बहुत बड़ी है। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तो बराबर ये तीनों ही है। S&P ग्लोबल, अगला क्या है, मूडीज, और तीसरा कौन सी है, फिच, ठीक ना? इन्हीं तीनों का भी नाम लिखा था हमने, ठीक ना? तो ये तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वैश्विक स्तर पर प्रमुख है। और यदि हम भारत पर देखें तो भारत के स्तर पर हमें दिखेगा क्रिसिल, इकरा, केयर, ये सब जो है वो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ब्रिकवर्क लिमिटेड, ठीक, तो ये है कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम। यहां तक बात समझ में आ गया? भारत में जो क्रेडिट रेटिंग है उनको कौन नियंत्रित करता है? उनको नियंत्रित करता है सेबी। यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है वो किसके कंट्रोल में आती हैं? वो सेबी के कंट्रोल में आती हैं, सेबी के नियंत्रण में आती हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए, आखिर ये रेटिंग देते कैसे हैं? ये सामान्यतः रेटिंग देते हैं AAA से लेकर B तक, ठीक ना? इसमें AAA जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, और D जो होता है वो सबसे बुरा होता है, ठीक ना? सबसे बढ़िया होता है AAA, ठीक? AAA आएगा, फिर उसके बाद AA आएगा, फिर उसके बाद A आएगा, फिर उसके बाद आएगा BBB, फिर उसके बाद आएगा BB,
ठीक ना। फिर आएगा ओनली बी, फिर उसके बाद आएगा सी सी सी, डबल सी सी, फिर आएगा डी डी डी, फिर डबल डी और फिर डी। यानी कि ये है अलग अलग रेटिंग्स, ठीक ना। इसके बेसिस पर क्या होता है, रेटिंग दिया जाता है। ठीक, अब जरा समझिएगा क्या कि ये एक देश की अर्थव्यवस्था को कैसे रेटिंग देते हैं, कैसे रेट करते हैं। ठीक, कि एक देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से रेट करते हैं, ये जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक ना, एक देश की अर्थव्यवस्था को ये कैसे रेट करते हैं वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए क्या कि किसी कंट्री का, एक देश की अर्थव्यवस्था को रेट करने के लिए ये दो बेंचमार्क को यूज करते हैं। सबसे पहला क्या कि उस देश का फिस्कल हेल्थ कैसा है। फिस्कल हेल्थ का मतलब है कि उस देश का राजकोषीय स्वास्थ्य कैसा है। उस देश का राजकोषीय स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा ये क्या देखते हैं कि उस देश का मॉनिटरी स्वास्थ्य यानी कि मौद्रिक स्वास्थ्य कैसा है। इन्हीं दोनों बेंचमार्क के बेसिस पर ये क्या करते हैं, अलग अलग देशों को रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक ना। राजकोषीय स्वास्थ्य का क्या मतलब है, राजकोषीय स्वास्थ्य का मतलब है क्या कि वो जो देश है वहां पर घाटे की क्या स्थिति है, घाटे की स्थिति। दूसरा क्या है कि वो जो देश है घाटे की स्थिति क्या है, वो देश जो है उसकी जीडीपी का आकार क्या है, उसकी जीडीपी का आकार क्या है। तीसरा वो देखने की कोशिश करते हैं कि सरकारी नीतियां कैसी हैं। ठीक ना। इन चीजों के बेसिस पर वो एक देश के राजकोषीय स्वास्थ्य का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं क्या कि ये देश जो है वो टिकने वाला है कि नहीं, इस देश में जो है वो समस्या आ जाएगी भविष्य में, या भविष्य में जो है ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाला है। ये सब क्या करते हैं इन्हीं बेसिस पर। मान के चलिए अगर जीडीपी काफी बड़ी है और घाटा कम है तो इसका मतलब क्या है, वो देश अच्छा है। अरे सिंपल सी बात है, आप ही से पूछा जाए क्रेडिट रेटिंग, मान के चलिए आप एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपसे क्या पूछा गया, एक बात बताओ ये आदमी जो है ये कैसा है आर्थिक रूप में, तो आप क्या देखेंगे, अब यही देखेंगे ना कि कितना कमाता है, कितना कर्जा लिए हुए है, किस तरह से जो है वो अपना जीवन जी रहा है। इन सब के बेसिस पर आप बताते हैं ना क्या कि हाँ ये आदमी ठीक है, इसको कर्ज वर्ज दे सकते हो या इसके साथ कोई बिजनेस कर सकते हो। ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए अगर उसका जो है वो पूरा फाइनेंस ही गड़बड़ हो, ठीक ना, कमा कुछ नहीं रहा है, मान के चलिए बहुत ज्यादा कर्ज हो उसके ऊपर, आप कभी बोलिएगा क्या कि इसके साथ बिजनेस करो, नहीं ना। तो इसी तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी क्या करती है, एक देश के बारे में क्या एक कंपनी के बारे में पता करती है और पता करके क्रेडिट रेटिंग देती है। ठीक ना, आपने देखा ना AAA से लेकर इस तरह से रेटिंग देती है। तो सबसे पहले राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में देखती है। दूसरे स्तर पर वो क्या देखेगी, मौद्रिक स्वास्थ्य के बारे में। मौद्रिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है यहाँ पर कि वो देखने की कोशिश करेगी कि एक बात बताओ इस कंपनी में जो है वो मतलब इस देश में महंगाई की दर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगाई की दर बहुत ज्यादा है। वो देखने की कोशिश करेगी कि क्या बाजार में मांग है और मांग के साथ साथ आपूर्ति हो रही है कि नहीं, मांग आपूर्ति का क्या सिस्टम है। ठीक ना, ये सब देखने की करेगी कोशिश। वो देखने की कोशिश करेगी कि आखिर संरचनात्मक समस्याएं वगैरह क्या क्या है। इन सब के माध्यम से वो देखने की कोशिश करेगी करेंसी का डिवैल्यूएशन रेट क्या है, मुद्रा के अवमूल्यन की दर क्या है, की दर क्या है। मतलब क्या है, मतलब है कि वो देखने की कोशिश करती है क्या कि भविष्य में मुद्रा इसका और बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के बेसिस पर क्या करती है वो कंपनी बताती है क्या कि हाँ ये अर्थव्यवस्था ठीक है, क्या ये अर्थव्यवस्था खराब है, इस अर्थव्यवस्था में निवेश किया जा सकता है या इस अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया। जैसे कि यदि मान के चलिए किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपने स्टडी के बेसिस पर अगर ये पता चल जाए कि पाकिस्तान बहुत खराब देश होने वाला है, मतलब इसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने वाली है, क्यों क्यों क्योंकि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और कमाई जो है वो हो नहीं रही है
अर्जन हो नहीं रहा है, जो भी पैसा थोड़ा मोड़ा आता है टैक्स वैक्स में, वो सारा का सारा पैसा जो है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग में लगा देते हैं, बम बारूद खरीदने में लगा देते हैं। तो जरा सोच के देखिए, यानी कि क्या करेगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इस देश के बारे में बोल देगी कि नहीं ये जो है यहाँ निवेश करने योग्य नहीं है, यानी कि इसकी क्रेडिट रेटिंग खराब कर देगी। अब जैसे ही क्रेडिट रेटिंग इस कंपनी ने क्या किया, मतलब कंपनी ने इस देश का खराब किया, क्या होगा, इस देश में जो भी निवेशक थे वो क्या करेंगे, अपना पैसा इस देश से पुल आउट करने लग जाएंगे, यानी कि बाहर निकालने लग जाएंगे। पैसा जो है वो इस देश से बाहर निकालने लग जाएंगे। इट्स लाइक दैट कि अगर आपको कहीं से पता चल जाए कि आपने जिस बैंक में पैसा रख रखा है वो बैंक डूबने वाली है या उस बैंक में कुछ भी समस्या है, तो आप बोलिएगा क्या कि सर पढ़ा कर लीजिएगा, जाते हैं पहले बैंक से पैसा निकाल लें। बात समझ में आ रहा? तो यानी कि आपका क्या होगा पहला अप्रोच, आप पैनिक में सबसे पहले अपना पैसा निकालने की सोचिएगा। बात समझ में आ रहा? तो इससे क्या होता है कि ऐसे देश से करेंसी का आउटफ्लो होता है। अब ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा सिंपली डॉलर के फॉर्म में, जिसके क्या कारण क्या होता है, उस देश की घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। उस देश की घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, और उस देश की घरेलू मुद्रा का जब अवमूल्यन हो जाता है तो क्या हो जाता है, इनका आयात महंगा हो जाता है। ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं पहले की क्लास में कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होने से कैसे आयात महंगा होता है, निर्यात सस्ता होता है, सब कुछ बता चुका हूं मैं, ठीक ना। आयात महंगा हो जाता है यानी कि क्या है, इसको अब छोटा सा भी सामान मंगाने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इससे क्या है, इस देश पर कर्ज और बढ़ता है, और देखिए ये विषय साइकिल ऐसे ही चलते रहता है। बात समझ में आया? चार्ट के रूप से समझिए इसको एक बार कैसे। मैं क्या बोल रहा हूं, क्रेडिट रेटिंग खराब कर दी किसी भी कारण से, उसके स्वास्थ्य की स्टडी की, मौद्रिक स्वास्थ्य एवं राजकोषीय स्वास्थ्य, और इसके बेसिस पर उस कंपनी को क्या लगा कि ये देश अच्छा नहीं करने वाला है, तो क्रेडिट रेटिंग गिरा दी। क्रेडिट रेटिंग कम कर, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए, इस क्रेडिट रेटिंग कम होने के कारण क्या होगा, नया निवेश आना रुक जाएगा इस देश में, और क्या है, इसमें पहले से जो निवेशित धनराशि है वो बाहर भागने लगेगी। बाहर भागेगी। इससे क्या होगा, इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार छोटा होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। साथ ही साथ इससे क्या होगा, इनकी मुद्रा का अवमूल्यन होगा। क्यों? क्योंकि वही डॉलर बाहर जा रहा है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो घरेलू मुद्रा कमजोर हो जाएगी, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जितने भी निवेशक यहाँ से पैसा निकालेंगे वो किस फॉर्म में निकालेंगे, डॉलर के रूप में निकालेंगे ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि मार्केट में अचानक से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। तो जब भी हम बात करते हैं डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, तो डॉलर की डिमांड किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी है, तो घरेलू मुद्रा के रिस्पेक्ट में ना, घरेलू मुद्रा की तुलना में ही ना। तो इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। यहां तक क्लियर है? अब जरा आगे देखिए कहानी में, आगे क्या और ट्विस्ट आएगा। अब चूंकि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही कम है, तो क्या हो जाएगा, आयात महंगा होगा। आयात महंगा होने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार और कमेगा, और आयात महंगा होगा, और विदेशी और देशी मुद्रा का जो है वो अवमूल्यन होगा, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा, और इसके कारण क्या है, और ज्यादा कर्ज बढ़ेगा, और इस कर्ज बढ़ने के कारण और ज्यादा क्रेडिट रेटिंग खराब होती चली जाएगी। ये क्या होता है, ये एक विषय साइकिल होता है। ये क्या होता है, एक कुचक्र होता है। कर्ज बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये कुचक्र आगे चलता रहेगा। अब बात समझ में आया? इसी तरह से बर्बाद हुआ था अपना, कौन है, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका।
बात समझ में आया? क्या हो गया अचानक से कि कोविड-19 के कारण उस देश में, कोविड-19 के कारण श्रीलंका में क्या हो गया कि टूरिज्म कम हो गया, यानी कि टूरिस्ट एक्टिविटीज, आपको पता है ना वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन लग गया था, तो टूरिज्म आना कम हो गया, यानी कि क्या है, विदेशी मुद्रा का आगमन कम हो गया। आपको बताऊं तो श्रीलंका की जीडीपी जो है वो पर्यटन से उसकी जीडीपी में 10% से ज्यादा योगदान होता रहा है। तो अगर मान के चलिए कि अगर कोविड-19 आ गया और इस कोविड-19 के कारण यदि पर्यटन रुक जाएगा तो जीडीपी सफर करने लग जाएगी ना, उसकी जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। इतना ही नहीं, आगे जरा देखिए, अगर उसकी जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा, उसकी जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा तो उसका क्या हो जाएगा कि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं रहेगा। अरे जो डॉलर आ रहा था वो तो डॉलर आ ही नहीं रहा है, ठीक ना, पर जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो क्या करेंगी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस देश की क्रेडिट रेटिंग को घटाने लग जाएंगी कि इसकी कमाई कम हो रही है। बात समझ में आया? पर इसी ने सोने पर सुहागा कर दिया क्या वहां की गवर्नमेंट ने, बोल क्या दिया कि हम अपने पूरे देश को क्या करेंगे, ऑर्गेनिक बनाएंगे। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि हम केवल क्या है, प्राकृतिक फर्टिलाइजर, प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, हम कृत्रिम उर्वरकों को बैन करते हैं। अब जरा सोच के देखिए, यदि प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन आप अचानक से एक ही रात में अचानक से आप क्या कीजिएगा, यदि रासायनिक उर्वरकों को बैन कर दीजिएगा, ठीक ना, उनके आयात को बैन कर दीजिएगा, तो अचानक से क्या हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होगी, आपकी उत्पादकता घटेगी। अब अगर उत्पादकता घटी है तो लोगों के पास खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। यदि लोगों के पास खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो आपको बाहर से आयात करना पड़ेगा। आप जब बाहर से आयात कीजिएगा तो आप दूसरे देश को डॉलर में पे कीजिएगा। पहले ही पर्यटन में कमी के कारण आपके देश में डॉलर की आपूर्ति कम है और अब आपको बाहर से आयात भी करना पड़ रहा है, तो आपके देश से डॉलर का बहिर्वाह या बाहर की तरफ प्रवाह भी ज्यादा हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक बातें समझ में आ रही है? इसके कारण क्या हो जाएगा, स्थिति और खराब होती चली जाएगी, ठीक ना। फिर समय एक ऐसा आ जाएगा कि अब आयात की जरूरतों को पूरा करने के लिए उस देश की सरकार के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बचा है क्या कि वो अपनी जरूरतों को के लिए बाहर से कुछ मंगवा सके। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन का संकट। यहां तक क्लियर हुआ? श्रीलंका में तो और भी कई सारी समस्याएं थी, खूब सारा जो है वो चीन ने उसे कर्ज दे देकर फंसा रखा था ऋण जाल में। बात समझ में आया? चीन आया श्रीलंका के पास, बोला क्या कि हम तुम्हारे यहाँ करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक ना। उसने भी सोचा क्या कि बहुत बढ़िया है, करो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या होगा, तुम्हारे यहाँ रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे और भी ज्यादा जो है तुम्हारे देश में निवेश होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है करो। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला चलो हम हम्बनटोटा पोर्ट बनाते हैं। हम्बनटोटा के पोर्ट में एक तो मताला एयरपोर्ट भी बनाएंगे, ठीक ना। बहुत सारा पैसा लगाया चीन ने, क्या बोला था कि आराम से चुकाते रहना, श्रीलंका को बोला कि आराम से चुकाते रहना, ये कर्ज के रूप में मानो, अभी हम तुमको कर्ज दे रहे हैं, चुकाते रहना, ठीक ना। बनाया क्या, मताला एयरपोर्ट। ऐसा बोला जाता है कि उसको बने हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन एरोप्लेन तो नहीं, वहां पर चिड़िया उड़ते हैं बस यानी कि एक बात बताइए, इतना पैसा चला गया और उसके कारण कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, कोई विकास तो वास्तव में हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जानबूझकर चीन ने ऐसे जगहों पर बनाया था जहां पर डेवलपमेंट के एवेन्यूज ही नहीं थे, ठीक ना, जहां पर विकास की संभावनाएं ही बहुत कम थी, ठीक ना। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही डेट ट्रैप में फंसाता है, ऐसे ही ऋण जाल में फंसाता है कि हम ऐसा पैसा तुमको देके फंसा लेंगे जिसके कारण क्या है कि तुम जिंदगी भर चुका ही नहीं पाओगे। देखिए मताला एयरपोर्ट, Hmm, 11 किलोमीटर फ्रॉम हम्बनटोटा, ठीक ना। किसको बोला जाता है, इट इज द साइलेंट। ये देखिए हेडलाइन क्या है, द स्टोरी बिहाइंड द वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट इंटरनेशनल, यानी कि विश्व का सबसे खाली एयरपोर्ट कौन सा है, तो मताला एयरपोर्ट। तो ऐसी ऐसी अवसंरचनाओं पर उसने क्या किया है, खूब खर्चा करवाया है और इसके माध्यम से क्या किया है चाइना ने, ये देखिए ये पूरा एयरपोर्ट है, ठीक,
और यहाँ पर मान के चलिए प्लेन वगैरह ही नहीं आ रहे हैं, लोगों का आवागमन ही बहुत कम है। विश्व का बताया जा रहा है ना कि सबसे खाली एयरपोर्ट है। तो आप जरा अंदाजा लगा लीजिए श्रीलंका के लिए इस कर्ज को चुका पाना कितना कठिन हो जाएगा। लोग आएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, तो इससे रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा, इससे रेवेन्यू ही नहीं जनरेट होगा, तो पैसा कैसे चुकाएंगे। इस तरह से श्रीलंका ने क्या किया, डेट ट्रैप में फंसा लिया। और देख रहे हैं ना क्रेडिट रेटिंग खराब होती चली गई इसकी, इस देश की क्रेडिट रेटिंग खराब होती चली गई और अल्टीमेटली क्या हो गई, क्या हो गया, ये देश जो है वो बर्बाद हो गया। ठीक ना। यदि हम भारत की क्रेडिट रेटिंग देखें वर्तमान में, तो देखिए भारत की क्रेडिट रेटिंग इंडियन इकोनॉमी क्रेडिट रेटिंग बाय किसका देखें, मूडीज, देखिए अपने आप आ रहा, दिख रहा, S&P एंड फिच रेटेड इंडिया BAA नेगेटिव, जबकि मूडीज ने हमें BAA3 दिया है, मतलब लगभग बीच में। अरे हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी थोड़ी है, बहुत एकदम टॉप। मैंने बताया ना कि क्या होता है, वो AAA से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है। ठीक ना। तो ये देखिए ये कैसे करती है, S&P और फिच करती है BBB। ठीक ना। जैसे मैंने वो जो बताया था ना उसमें भी होता है 3, मतलब एक में भी 3 होता है। कैसे, जैसे देखिए AAA है ना, इस AAA में भी 3 होता है। पहला होता है AAA+, दूसरा होता है AAA न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल, और तीसरा होता है AAA नेगेटिव। तो इस तरह से इस A वाले में भी 3 होते हैं, मतलब AAA वाले में भी 3 होते हैं। फिर क्या होगा, ऐसे ही AA+, AA न्यूट्रल और फिर AA नेगेटिव। ठीक, तो भारत की क्रेडिट रेटिंग जो है वो लगभग बीच की है, ना बहुत ज्यादा अच्छी है ना बहुत ज्यादा खराब है, बीच की है। यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक, अक्सर इन सब पर आक्षेप भी लगता है, मैं बता रहा हूं ना, अक्सर इन सब पर आक्षेप भी लगता है क्या, कि इन बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर बड़े बड़े देशों का अधिकार होता है और वो क्या करते हैं, जानबूझकर क्या करते हैं, जानबूझकर इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के माध्यम से एक देश की छवि को खराब करते हैं ताकि उस देश में निवेश प्रभावित हो। बात समझ में आया। तो इस तरह की जो है वो माल प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, एक देश में निवेश को या एक देश के विकास को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। चलो आगे देखिए, आगे जरा देखिए। ठीक ना, एक कंपनी को ये कैसे प्रभावित करते हैं। मान के चलिए क्या है, अडानी इंटरप्राइज एक कंपनी, वैसे आप लोगों को बता दूं कि अभी कल परसों में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। मैंने आप लोगों को अडानी हिंडनबर्ग केस पढ़ाया था ना, अभी कल ही परसों में हिंडनबर्ग जो मुद्दा था ना, अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमें इस पूरे मामले में अडानी की तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है, यानी कि केस को रफा दफा कर दिया है। ठीक ना, हिंडनबर्ग की बात को नहीं स्वीकार किया गया है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑन अडानी हिंडनबर्ग केस, ये देखिए इन्होंने पूरा किया, ये 15 मई नहीं अभी का मैं दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, अच्छा न्यूज में डालता हूं ना, न्यूज में दिखेगा। अलग अलग तरीके से जो है ये लोग स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं ना, तो पता नहीं चलता। 4 वीक्स नहीं, 3 days एगो।
इंफॉर्मेशन बर्डन, केस फ्लैग्स, इंफॉर्मेशन मतलब मैं बता रहा हूँ मोटा मोटी, बहुत लंबा रिपोर्ट है, उतना नहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता है। मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जितना उस पर आक्षेप लगाया गया है उतना हमें दिखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट, पूरा लिख के देखता हूं तब शायद जो है वो ज्यादा here's what it says, ये दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे इन्होंने अपना जो रिपोर्ट पब्लिश किया, उन्होंने उसमें क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स द एपेक्स कोर्ट इज स्टेटेड, यानी कि इस कोर्ट ने क्या बताया कि दैट एट दिस स्टेज, अभी ऐसा कुछ भी कहना या कुछ भी कंक्लूड कर देना कि देयर वाज अ रेगुलेटरी फेलियर, कि नियामक तंत्र में यदि कोई समस्या थी या प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है, ये गलत है। बात समझ में आ रहा? यानी कि अभी जो हमारे पास इनिशियल जो इंफॉर्मेशन आए हैं या जो भी बातें आई हैं, इसके बेसिस पर ये कह देना क्या कि प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है या कुछ भी समस्या हुई है, ये जल्दीबाजी होगी। बात समझ में आया? तो ये भी आपको दिखा दिया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बात की थी ना अडानी हिंडनबर्ग के केस पर। यहां तक क्लियर है? तो मान के चलिए यही अडानी एंटरप्राइज है, ठीक। अब मान के चलिए क्या है, क्रिसिल, मूडीज, फिच, किसी ने क्या किया, इसकी रेटिंग को नेगेटिव कर दिया। किसी ने क्या किया, इसकी रेटिंग को दिया या कम कर दिया। तो इसके कारण क्या होगा, इसकी रेटिंग को कम कर दिया। अब इसके कारण क्या होगा कि मेरे आपके जैसे छोटे छोटे निवेशक जिन्होंने इन कंपनियों में निवेश कर रखा है, हम क्या करेंगे, अपना पैसा जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जितनी तेजी से हम जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालेंगे, उतनी तेजी से क्या हो जाएगा कि इस कंपनी के शेयर जो है वो गिरते चले जाएंगे, शेयर के प्राइसेस गिरते चले जाएंगे, ठीक ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो इंपैक्ट करती हैं एक कंपनी को भी और एक देश की अर्थव्यवस्था को भी। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक ना। चलिए, जब ये समझ में आ गया तो जरा अब आगे बढ़ते हैं हम एक और टॉपिक की तरफ, विच इज व्हाट, विच इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी शॉर्ट फॉर्म में, आगे से मैं आईबीसी लिखूंगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। जरा बात को समझिएगा, आईबीसी को सबसे पहले इनेक्ट किया गया था 2016 में, ठीक। इसको क्या किया गया था 2016 में। ऐसा माना गया क्या कि ये अपने आप में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म है। 2016 में इसे लागू किया गया। ऐसा माना गया कि एक तरह का आर्थिक सुधार है। किस तरह का आर्थिक सुधार है, आर्थिक सुधार है, ये एक तरह का आर्थिक सुधार है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से एक देश में व्यापार में सुगमता आएगी। अब समझ में आया किस तरह का आर्थिक सुधार, इसके माध्यम से व्यापार में सुगमता आएगी। मतलब क्या है व्यापार में सुगमता का, मतलब है सिंपल कि किसी भी देश में व्यापार करने में दो चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो चैलेंज है कि व्यापार को स्टार्ट करना, व्यापार को चलाना, ये अपने आप में एक चुनौती है, ठीक ना। फंड कहां से आएगा, लाइसेंस वगैरह मिलेगा कि नहीं, रॉ मटेरियल सप्लाई कैसा है, टैक्स वगैरह क्या है, तो ये सारी चीजें तो खोलने से संबंधित है।
दूसरी समस्या जो उसी अर्थव्यवस्था में एक बिजनेस से संबंधित है कि हो सकता है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सब कुछ मेहनत किया, लेकिन क्या हो गया, मैं बिजनेस को चला नहीं पाया। अब वो चक्रव्यूह की तरह हो जाता है, उसमें से निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? एक सेफ एग्जिट हो जिसके माध्यम से क्या हो सके कि मैं उस दुष्चक्र, यदि मान के चलिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाया, तो मैं उस कुचक्र से जो है वो बाहर निकल सकूं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, इसी के लिए ये लाया गया है क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। यानी कि भारत में जो बिजनेस में निवेशक थे या जिन्होंने स्टार्ट किया था, अगर वो ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो उनको एक सेफ और गरिमा में एक डिग्निफाइड एग्जिट मिल सके। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही? इसको कहा जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इससे पहले क्या था? इससे पहले भारत में इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी, दिवाला या दिवालियापन से संबंधित कई सारे कानून हुआ करते थे। दिवाला या दिवालियापन का सिंपल सा ये मतलब होता है कि जब आपकी संपत्ति आपके लाइबिलिटीज को पूरा ना चुका पाए, आपकी सारी संपत्ति बेच दी, तब भी आपके ऊपर जो है जितनी लाइबिलिटी थी, जितनी आपके ऊपर देनदारी थी, उसका भुगतान नहीं हो सका, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि वो आदमी दिवालिया हो चुका है, वो आदमी इंसॉल्वेंट है, या वो आदमी बैंकरप्ट है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक ना? तो ये तरीका होता है, ऐसे जो है वो क्या किया जाता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी पहले चलती आ रही थी। भारत में बहुत सारे कानून हुआ करते थे, अलग अलग कानून थे। इन सारे कानूनों में कुछ ना कुछ समस्याएं थी, कई सारे कानून जो है वो आपस में ओवरलैप करते थे। ये पूरे सिस्टम में जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते थे, जिसके कारण तारीख पर तारीख यानी कि पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत डिले होता था। बात समझ में आ रहा? अरे मैं ऑलरेडी लॉस में हूं, मैं जल्दी से निकलना चाह रहा हूं इस बिजनेस से, लेकिन फिर क्या है, मुझे कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं, पॉकेट से पैसा और जा रहा है, जो भी थोड़ा सा उसमें से निकल सकता था वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं थी। इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया था। ठीक ना? इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले ये हुआ करता था कि एक बोरोवर वो स्वेच्छा से अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवाता था। यानी कि क्रेडिटर जो है, जिसने उसको कर्ज दे रखा है, बोरोवर यानी कि ऋणी, क्रेडिटर का मतलब ऋणदाता। जो बोरोवर है ना, जो बोरोवर है, ठीक, वो अपनी इच्छा से ही खुद को वो क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा सकता था। ठीक ना? क्रेडिटर के पास ये अधिकार नहीं होता था, क्योंकि वो पहले ही देख के बोल दे कि अरे यार इसकी जो तौर तरीके हैं वो तो मुझे लग रहा है कि ये बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था पहले। ठीक ना? लेकिन क्या है, इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जो है ये भी तरीका बताया गया है, ये भी तरीका जो है वो प्रोवाइड किया गया है। पहले क्या होता था, कोर्ट कचहरी के चक्कर हुआ करते थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा टाइम डिले होता था। इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में किसी भी बैंकरप्सी के लिए एक फिक्स्ड टाइम प्रोसीडिंग दिया गया है, यानी कि इस टाइम मैनर में जो है वो क्या किया जाएगा, टाइम मैनर में क्या किया जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा। खत्म करने का क्या मतलब है कि मान के चलिए मैं बिजनेस नहीं चला पाया, मैंने एसबीआई से लोन ले रखा था, तो अगर एसबीआई को ये पता चल रहा है कि इसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी कंप्लेन करे, मेरे से बात हो, मेरे पर काम हो। और अगर मान के चलिए मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो टाइम अगर मैं डिले करूंगा तो मेरी तो संपत्तियों की कीमत और गिरती चली जाएगी। जितना जल्दी से जल्दी हो सके मेरे बिजनेस की संपत्तियों को नीलाम करके जितना पैसा निकल सके कम से कम उसका चुका दिया जाए। बात समझ में आ रहा? दिस इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। इस तरह से जो है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड काम करता है। इतना ही नहीं, इसमें क्या होता है कि ये इसके अंतर्गत कुछ जो है वो अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, पहले कोशिश करती हैं, स्टडी करेंगी, और ये पहले कोशिश करेंगी क्या कि देखते हैं अगर इस कंपनी को बचाया जा सकता है तो वो बचाने का भी प्रयास करती है। ठीक ना? इस पूरे सिस्टम को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के दायरों से बाहर, मतलब ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है ना, इससे बाहर रखने के लिए क्या किया गया है, एनसीएलटी की स्थापना की गई है। एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी की स्थापना की गई है। यानी कि इंसॉल्वेंसी से संबंधित जो भी मामले होंगे ना, वो कहां जाएंगे, वो एनसीएलटी के पास जाएंगे। ठीक ना? एनसीएलटी वर्तमान में भारत में जो है वो कितने हैं, इसके 16 ब्रांचेस हैं।
2 ब्रांच जो है वो दिल्ली में है, जिसमें से एक हेड ब्रांच है और बाकी ब्रांच जो है वो देश के अलग अलग क्षेत्र में है। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आ रहा? यहां तक बात समझ में आ रहा? एनसीएलटी की स्थापना की गई है। एक बार यदि मान के चलिए जो बोरोवर था, जो ऋणी था वो, या फिर जो क्रेडिटर था यानी कि जो ऋणदाता था, दोनों में से किसी ने मान के चलिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया यानी कि एनसीएलटी पर पहुंचे, तो क्या किया जाता है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। एनसीएलटी द्वारा क्या किया जाएगा? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, आईआरपी। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। मतलब क्या है? मतलब है दिवालियापन के निपटान की प्रक्रिया। की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या किया जाएगा? क्या कि क्या उस कंपनी को फिर से बचाया जा सकता है, उसको फिर से खड़ा किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मान के चलिए कुछ दिक्कत आ रही है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को डील कर दें तो फिर से ये कंपनी ठीक हो जाएगी। यानी कि क्या है, इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत पूरा मतलब इंसॉल्वेंसी से संबंधित कुछ प्रोफेशनल्स, जो मतलब बड़े जो नहीं होते हैं, प्रोफेशनल का क्या मतलब है? जो विशेषज्ञ होते हैं इस दिशा में, ऐसे कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा और ये विशेषज्ञ क्या करेंगे? उस बिजनेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस बिजनेस को देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ है क्या, उसको फिर से खड़ा किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में ये लोग विचार करेंगे। अगर मान के चलिए कि उसको फिर से खड़ा किया जा सकता है तब तो ठीक है, ठीक ना, उसको ठीक है। अगर इसको खड़ा मतलब नहीं किया जा सकता है तो क्या कर देंगे? ये लोग बैंकरप्सी के प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अगर उनको लग जाएगा कि नहीं अब इसको कुछ नहीं किया जा सकता है तो बैंकरप्सी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस बैंकरप्सी के प्रोसेस के लिए मैक्सिमम 180 दिनों का टाइम मिलता है। इसको 180 दिनों में खत्म कर लेना है, यानी कि 6 महीने में खत्म कर लेना है। ठीक, अगर मान के चलिए 6 महीने में नहीं खत्म हुआ तो एक्सटेंशन मिलेगा बस एक बार, वो भी 90 दिनों का, यानी कि 3 महीना और। यानी कि मैक्सिमम आपके पास कितना टाइम है? मतलब मैक्सिमम एनसीएलटी जो है एक बार जो है वो रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 9 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस पूरे मैटर को जो है वो खत्म कर देना है। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आ रही? ये है कंपनियों के संदर्भ में। यदि मान के चलिए एमएसएमई है, एमएसएमई का मतलब क्या है? छोटे उद्यम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इनके लिए तो बैंकरप्सी का प्रोसीडिंग का जो टाइमलाइन है वो तो मात्र 90 दिनों का है और इनको जो है मात्र 45 दिन का एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि 4.5 महीने में इनको अपना पूरा प्रोसीडिंग खत्म कर लेना है, यानी कि बैंकरप्सी से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है इनका निदान कर लेना है। एक बार मान के चलिए कि उसकी संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है, मतलब मान के चलिए क्या कि अब ये लग गया है क्या कि नहीं इस कंपनी को तो नहीं बचाया जा सकता है, तो इसकी संपत्तियों को नीलाम करना है। तो जब उस संपत्ति की नीलामी होती है ना, तो उसमें क्या होता है? नीलामी से जो धनराशि मिलती है उससे कर्ज चुकाया जाता है। कैसे? या फिर लोगों का जो है वो पैसा चुकाया जाता है। इसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा? कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, यानी कि जो कार्मिक थे, जो उस कंपनी पर डिपेंडेंट थे। अब अचानक से मान के चलिए ये कंपनी बंद हो गई तो फिर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उनकी आजीविका फंसी रह गई। मान के चलिए उस कंपनी की स्थिति खराब थी ही, तो सिंपल सी बात है, यानी कि पहले से भी बहुत सारे एम्प्लॉय का पैसा मार रखा होगा, तो सबसे पहला नीलामी से जो पैसा आएगा उससे क्या होगा कि कार्मिकों का पिछले 24 महीने का, यानी कि पिछले 2 साल में यदि कुछ भी ड्यू है, पिछले 24 महीने का ड्यू क्लियर किया जाएगा। ड्यू क्लियर किया जाएगा। सबसे पहला जो पैसा आएगा उससे यही काम होगा। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आ रहा? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? सिक्योर्ड लेंडर्स का पैसा वापस होगा। सिक्योर्ड लेंडर्स यानी कि जिन लोगों ने कोई संपत्ति गिरवी रख के कर्ज दे रखा था,
ऐसे लेंडर को क्या कहा जाता है? ऐसे लेंडर को सिक्योर्ड लेंडर कहा जाता है, सुरक्षित, यानी कि जिनसे कर्ज लेने के बदले में कंपनी ने कुछ गिरवी रखा था। तो सिंपल सी बात है, जब उस चीज को नीलाम किया जाएगा तो उसका पैसा वापस किया जाएगा, यानी कि सुरक्षित ऋणदाता, इनका पैसा वापस होगा। सुरक्षित ऋणदाताओं का पैसा वापस होगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर किनका होगा? तीसरे नंबर का होगा क्या बोलते हैं, जो असुरक्षित ऋणदाता थे, यानी कि अनसिक्योर्ड लेंडर्स, असुरक्षित ऋणदाताओं का। असुरक्षित ऋणदाता कौन से होते हैं? पढ़ा रखा है आप लोगों को, जो कमर्शियल पेपर के माध्यम से, वाणिज्यिक प्रपत्र, बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा देते हैं। आपको बताया था ना कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कुछ गिरवी नहीं रखा जाता है, बिना गिरवी के सब कुछ होता है, ठीक ना। तो असुरक्षित ऋणदाता, ऋणदाता बॉन्ड वालों का होगा। शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिन्होंने कर्ज दे रखा है, बॉन्ड या बिल, यानी कि वाणिज्यिक प्रपत्र, जिन्होंने जारी कर रखा है, या फिर जिन्होंने बॉन्ड जारी कर रखवा रखे हैं। इनका पैसा जो है वो तीसरे नंबर पर वापस होगा। यहां तक बात समझ में आ गया? चौथे नंबर पर क्या होगा? चौथे नंबर पर होगा ड्यूज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका ड्यू क्लियर किया जाएगा। कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, इनका कोई ड्यू है, कि टैक्स देना था वो नहीं दे रखा है, या कोई चार्जेस थे वो नहीं दे रखे हैं, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकारों का ड्यू क्लियर होगा। ठीक ना, चौथे नंबर पर इनका होगा। पांचवें नंबर पर बात करें तो पांचवें नंबर पर इसके बाद भी यदि पैसा बचता है, मान के चलिए अगर यहीं तक पैसा खत्म हो गया नीलामी वाला, तो ठन ठन गोपाल, बाद वालों को कुछ नहीं मिलेगा फिर, ठीक ना। अगर मान के चलिए फिर भी पैसा बचता है, नीलामी से जो पैसा आ रहा है अगर फिर भी बचता है, क्यों? क्योंकि देखिए ना, सिक्योर्ड लेंडर्स में बैंक वगैरह भी आ गए। क्यों? क्योंकि बैंक वगैरह ने जो कर्ज दे रखा होता है जनरली वो सिक्योर्ड वाला होता है, और सुरक्षित अगर भी अगर दे रखा है तो उनको तो पहले ही चुकाया जा चुका है, ठीक ना। तो क्या है, इसके बाद भी यदि पैसा बचता है तो इसके बाद बारी आती है वरीयता शेयर धारकों की। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था वरीयता शेयर धारक और समता शेयर धारक। वरीयता शेयर धारक कौन होते हैं? जो जो क्या करते हैं, जिनको मार्केट रेट से कम पर मिलता है, लेकिन क्या है उनको वोटिंग अधिकार नहीं होता है। वो डिविडेंड प्राप्त करते हैं निरंतर, लेकिन उनको कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता है, लेकिन हाँ वो मार्केट रेट से कम रेट पर भी शेयर खरीदते हैं। तो इन वरीयता शेयर धारकों का पैसा वापस होगा। और इसके बाद भी यदि कुछ बचा तब मेरे और आपके जैसे आम निवेशकों का नंबर आता है, यानी कि तब जाके समता शेयर धारकों को पैसा मिलता है। ये क्रम जो है वो याद रखिएगा। सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा? कि जितने भी उस कंपनी के कार्मिक थे ना, जितने भी एम्प्लॉय थे, इनका 24 महीने का पैसा जो है वो वापस किया जाएगा। ठीक, इसके बाद यदि पैसा बचा तो नंबर आएगा किनका? तो नंबर किनका आएगा? कि जो सुरक्षित ऋणदाता थे, जिन्होंने कुछ गिरवी लेके ऋण दे रखा था, जैसे कि बैंक हो गए, या फिर मान के चलिए क्या है, और अन्य किसी ऋणदाता ने कुछ गिरवी रखवा के यदि लोन दे रखा था, तो उसके बाद उनका नंबर आएगा। तीसरे नंबर पर किनका नंबर आएगा? असुरक्षित ऋणदाता, जिन्होंने कुछ गिरवी नहीं रखवा रखा था। चौथे नंबर पर किनका? कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, अगर उन सब ने क्या कर रखा है, कोई उन सब ने क्या करवा रखा है कि अगर उनका कोई ड्यू बचा हुआ है तो वो। पांचवें नंबर पर किसका आ रहा है? वरीयता शेयर धारक, और छठे नंबर पर समता शेयर धारक। इस क्रम में क्या किया जाता है? सब लोगों का पैसा चुकाया जाता है, ठीक ना। इसी कंटेक्स्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें क्या देखने को मिलता है? मान के चलिए कि एनसीएलटी ने जो वर्डिंग सुनाया, या एनसीएलटी का जो भी तर्क था, इससे कंपनी खुश नहीं है, क्या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो उस कंपनी के क्या है, ऋणदाता है, वो खुश नहीं है? दोनों पक्ष हो सकता है ना, एक पक्ष कंपनी है, दूसरा पक्ष कौन है? जिन्होंने कर्ज दे रखा है इस कंपनी को। अगर दोनों में से कोई भी खुश नहीं है तो क्या कर सकते हैं ये लोग? एनसीएलटी के बाद जा सकते हैं एनसीएलएटी में। क्या है एनसीएलएटी? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल।
यानी कि ये अपीलीय इकाई है। यहां से खुश नहीं है तो अगले ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, यहां पर जाके क्या करो, अपील करो, ठीक ना। अगर मान के चलिए एनसीएलटी में गए और यहां भी आपको नहीं संतुष्टि मिली, तो फिर आपके पास एकमात्र रास्ता क्या बचता है कि अब सीधे जाओ कहां, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि उच्चतम न्यायालय। यानी कि जरा देखिए, इस पूरे सिस्टम में हाई कोर्ट कहीं नहीं विद्यमान है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है क्या, कि इसमें हाई कोर्ट होता है या एनसीएलटी के बाद हाई कोर्ट में जाता है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट बना के वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक, आपको पता होना चाहिए क्या, कि इसमें हाई कोर्ट नहीं है, यहां से बचता है तो सीधे कहां जाता है, वो सीधे जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक ना। अगर मान के चलिए कि लिक्विडेशन होना है, अगर लिक्विडेशन होना है यानी कि उस कंपनी की नीलामी होनी है, तो इस कंटेक्स्ट में उस कंपनी का जो ओनर है वो फिर से बिड नहीं कर सकता है। क्यों, कई तो बार जो है ना, ये लोग तेज बन जाते हैं। तेज क्या बन जाते हैं, मान के चलिए मैंने एक कंपनी बनाई एबीसी, अमर बैंकिंग, अमर बिजनेस कंपनी, ठीक। मान के चलिए मैं इस कंपनी को नहीं चला पाया, और जिसके कारण क्या है, इस कंपनी की संपत्ति जो है वो नीलाम हो रही है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर कर्ज जो है वो मान के चलिए 100 करोड़ का है, लेकिन जब इसकी नीलामी हो रही है ना, तो 100 करोड़ के लायक इसमें संपत्ति बची ही नहीं है। तो मान के चलिए इसकी नीलामी हो रही है 60 करोड़ पे, तो मैं तेज बन के क्या करूंगा, मैं फिर से इसी को खरीदने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी ही कंपनी को सस्ते पे खरीदने की कोशिश करूंगा, ये दिखाकर क्या, कि मैं तो क्या बोलते हैं, सस्ते पर उठा लूं और फिर से जो है वो इस कंपनी को मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक। तो इस तरह से क्या किया जाता है, अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है, इसीलिए ओनर को जो है वो इसमें बिड करने की अनुमति नहीं होती है, ठीक ना। इतना ही नहीं, यदि मान के चलिए कोई इंडिविजुअल जो ओनर से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है क्या कि मैं अपनी वाइफ से करवा लूंगा या फिर मान के चलिए मैं अपने पिताजी से करवा लूंगा बिड, ये सब भी नहीं हो सकता है, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ रहा ना, ठीक। अगर मान के चलिए एक किसी दूसरी कंपनी का ओनर, किसी दूसरी कंपनी का ओनर, ठीक ना, अगर किसी दूसरी कंपनी का ओनर किसी दूसरे कंपनी के इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में बिड करना चाह रहा है, तो उसमें यह भी चेक किया जाता है कि इस प्रोमोटर के ऊपर इतना तो कर्जा नहीं है। पता चले क्या कि अपना कर्जा दे नहीं पा रहा है और दूसरे का कंपनी उठाने चला है, ठीक। तो इस चीज की भी निगरानी की जाती है। मान के चलिए क्या, अगर रियल एस्टेट सेक्टर नीलामी में चला गया है, रियल एस्टेट सेक्टर क्या होता है, कई बार ये क्या करते हैं, ये बिल्डर वगैरह जो होते हैं ना, ये पहले ही अपने कस्टमर से जो है वो पैसा ले लेते हैं, ये बोलकर क्या, कि अभी बना रहे हैं तो इसीलिए अभी हमें फंड की जरूरत है, तो अगर शुरू में अगर आप घर में पैसा लगाएंगे ना, तो हम आपको सस्ते दर पर दे देंगे। बन जाने के बाद हम आपको जो घर 50 लाख का बेचेंगे, तो अभी अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 25 लाख में आपका बुक कर देंगे। और फिर बाद में क्या है, मान के चलिए क्या कि वो बिल्डर जो है वो बैंकरप्ट हो गया या वो नहीं बना पाया घर, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि होम बायर्स का पैसा अटक जाता है। तो क्या बोल दिया गया है कि होम बायर्स को भी टॉप मोस्ट पोजीशन पर डाला जाएगा, यानी कि क्या है, वो सिक्योर्ड लेंडर वाला जो पोस्ट था ना उसमें डाला जाएगा, कि यदि ऐसे रियल एस्टेट सेक्टर की नीलामी होती है तो उसमें दूसरे नंबर पर इन्हीं का पैसा वापस किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है, यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कई सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, कई सारे क्रिटिसिज्म भी है। कैसे क्रिटिसिज्म थे, सबसे पहला तो क्रिटिसिज्म ये था कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन किया जाता था, कि जितने लोगों ने लोन दे रखा है ना उन सबसे पूछा जाता है क्या, कि हम इसके नीलामी में जा रहे हैं, क्या आप एग्री करते हैं, अगर आपका पैसा पूरा नहीं निकल पाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम नीलामी करने जा रहे हैं। अब क्या कीमत होगा वो तो किसी को नहीं पता ना, नीलामी हो सकती है मान के चलिए बहुत ऊपर तक हो सकता है बहुत कम में भी हो, ठीक ना। तो इसलिए जो है वो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसमें क्या है, लगभग 60% ऑफ टोटल लोन वाले अगर किसी पक्ष में होते हैं तो वही चीज किया जाता है। अगर 60% जितना लोन दे रखा है, मान के चलिए मेरी कंपनी पर 100 करोड़ लोन है ना, इसमें से 20 करोड़ मान के चलिए मुझे एसबीआई ने दिया, 30 करोड़ मान के चलिए मुझे एचडीएफसी ने दिया, 10 करोड़ जो है वो मान के चलिए मुझे आईसीआईसीआई ने दिया, 20 करोड़ यूनियन बैंक ने दिया, कितना हो गया 20 20 40 40 80, और 20 करोड़ मान के चलिए मुझे किसने दिया है, मान के चलिए आम लोगों से मैंने लिया था। अब इन सब का क्या, आम लोगों का तो खैर क्रेडिटर एग्रीमेंट में क्या ही साइन होगा, मान के चलिए क्या किया है मैंने, ये 20% जो है वो मान के चलिए क्या है, मैंने
म्यूचुअल फंड वगैरह के माध्यम से वो लोग निवेश करते हैं ना, उन सब के थ्रू जो है वो जमा करवाया है। अब म्यूचुअल फंड में आप ही का पैसा था, ठीक ना। अब जरा देखिए, ये हो गया ना पूरा 100 करोड़, इसमें से 60 करोड़ वाले अगर ग्रुप मान के चलिए 60, कितना हो गया 60 हो गया ना। अगर मान के चलिए ये तीनों एकजुट हो जाते हैं और ये बोलते हैं क्या कि नहीं हम ये करवाना चाह रहे हैं, हम नीलामी करवाना चाह रहे हैं, या हम इस कंपनी को जो है वो फिर से खड़ा करवाना चाह रहे हैं, तो 60% लोग जिस पक्ष में बोलेंगे ना उसी पक्ष में इस पर बात होगी। बात समझ में आ रहा है? उसी पक्ष में इस पर बात होगा। इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें क्या कर दिया गया है कि कुछ चेंजेस किए गए समय के साथ। जैसे कि समय के साथ एक पहला चेंज किया गया है एमएसएमई के संदर्भ में। पहला चेंज किसके संदर्भ में लाया गया? एमएसएमई के संदर्भ में। एमएसएमई के संदर्भ में क्या चेंज लाया गया है कि यदि मान के चलिए मैं एक एमएसएमई का ओनर हूं, एमएसएमई के ओनर का क्या मतलब है कि मैं एक छोटी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और मेरी कंपनी का बैंकिंग मतलब रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, यानी कि उसको नीलाम किया जा रहा है। तो जैसे हमने कंपनी में देखा ना कि उसका मालिक जो है वो बिड नहीं कर सकता है, बाद में क्या किया गया कि एमएसएमई का जो प्रोमोटर था ना, यानी कि जिसने ये कंपनी खड़ी की थी, प्रोमोटर, वो बिड कर सकता है। वो बिड कर सकता है। छोटा कंपनी था, मान के चलो एक बार गलती हो गया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बार बार बर्बाद करेगा, लेकिन बड़ी कंपनियों में नहीं। एमएसएमई में ये एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ भी एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर ना डिक्लेयर हुआ हो। अगर इसको विलफुल डिक्लेयर कर दिया गया है, विलफुल डिफॉल्टर बता रखा है मैंने, अगर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, सो बताया था मैंने, कानून, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी बता रखा है। तो अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है तब तो उसको बिड करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है तब उसको क्या किया जाता है, अनुमति दी जाती है कि वो अपनी ही कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्या कर सकता है, बिड कर सकता है। यहां तक बात समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर कंपनियों की कहानी है ना, वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल भी, एक व्यक्तिगत आदमी भी क्या हो सकता है, दिवालिया हो सकता है। अगर मान के चलिए उसने 15 जगहों से कर्ज उठा रखा है, 15-20 अलग अलग जगहों से कर्ज उठा रखा है, तो वो भी दिवालिया हो सकता है। अगर उसकी सारी संपत्ति, उसका घर परिवार सब बेचने के बाद भी मान के चलिए उसके ऊपर जितना कर्ज है वो नहीं चुकाया जा पा रहा है। यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है, कंपनी इंडिविजुअल से अलग इकाई है। अगर मान के चलिए कि वो इंडिविजुअल अपने कर्जों का निपटान कर पाने में अक्षम है, तो एक इंडिविजुअल को भी दिवालिया घोषित किया जाता है। बात समझ में आ रहा ना? आप लोगों को पॉलिटी वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या पढ़ाया जाएगा क्या कि भारत में यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप दिवालिये नहीं होने चाहिए, ठीक ना, आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो इंडिविजुअल को भी दिवालिया घोषित करवाया जाता है। क्लियर है ना? यहां तक बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअल, अगर मान के चलिए इंडिविजुअल पर क्रेडिटर्स ने मुकदमा कर दिया है, या मान के चलिए इंडिविजुअल खुद ही गया है अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवाने के लिए, खुद को दिवालिया घोषित करवाने के लिए, या फिर मान के चलिए जिन लोगों से कर्ज इसने ले रखा है उन सब ने किया है, तो इसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीआरटी। डीआरटी को कहा जाता है डेट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल। जैसे कि वहां देखा था ना हमने, एनसीएलटी था कंपनियों के लिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वैसे ही इंडिविजुअल के लिए है डेट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल, ठीक ना, डेट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल। यदि एक इंडिविजुअल पर दिवालियापन की जो है वो कहानी स्टार्ट करनी है तो वो केस कहां जाता है, वो जाता है डीआरटी के पास। यदि मान के चलिए डीआरटी की कहानी से आप अगर संतुष्ट नहीं है, या फिर मान के चलिए डीआरटी के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है एज अ बोरोवर, एक ऋणी के रूप में, या फिर क्रेडिटर जिन लोगों ने कर्ज दे रखा है वो भी खुश नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगली संस्था के पास जा सकते हैं जिसका नाम क्या है, डीआरएटी, डेट रेजोल्यूशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलिए, ए का मतलब ही होता है अपीलिए, यहाँ पर ए का मतलब क्या है, अपीलिए, कि आप अपील करने के लिए अगली ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं। हालांकि फिर इसमें क्या है कि अगर डीआरएटी से खुश नहीं है तो फिर आपके पास तीसरा रास्ता बचता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सिंपल सी बात एक लाइन में समझ लीजिए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में हाई कोर्ट को बाईपास कर दिया गया है, हाई कोर्ट को इस पूरी पद्धति में कहीं भी नहीं रखा गया है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो ये है सिस्टम किसका, इंडिविजुअल की बैंकरप्सी को फाइल करवाने का। इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत आदमी को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवाने का तरीका है।
यहां तक बात समझ में आया। बजट 2022-23 में, यूनियन बजट 2022-23 में जो है ना, वो इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई। इसके संदर्भ में क्या क्या बातें की गई? सबसे पहले तो ये कहा गया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने भारत में डेट रेजोल्यूशन या फिर जो है वो कर्ज के निपटान की पद्धति को बहुत इजी करवा दिया है। ठीक ना? क्यों? क्योंकि पैंडेमिक से पहले जो बहुत सारे क्या थे, जो ग्रेव समस्याओं में से जूझ रहे थे जो कंपनियां, उनको क्या किया गया था, कोविड के दौरान कुछ राहत प्रदान की गई थी। रेजोल्यूशन वाला प्रोसेस रोक दिया गया था, क्योंकि कोविड के दौरान तो बहुत सारी कंपनियां थी जिनकी स्थिति खराब हो गई थी। ठीक ना? लेकिन फिर से क्या कर दिया गया कि इसको स्टार्ट किया गया है, प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। और इकोनॉमिक सर्वे का तो ये कहना है कि इसके माध्यम से बहुत सारा लोन जो है वो रिकवर हुआ है। पिछले कुछ सालों में 2.55 लाख करोड़ तक का जो है वो लोन रिकवर हो पाया है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो भारत में एक सफल, मतलब इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है वो एक सफल, अपने आप में सफल रहा है। इसके माध्यम से क्या है, लोगों को सेफ एग्जिट मिला है, और इसी के माध्यम से क्या है, भारत में व्यापार करना भी आसान रहा है, आसान बना है, भारत में व्यापार भी सरल हुआ है। ठीक ना? तो ये था पूरा किससे संबंधित गतिविधि, किससे संबंधित बात, ये पूरी कहानी थी इससे संबंधित। क्या कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है। इसमें कुछ आलोचनाएं होती हैं। आलोचना क्या होती है? सबसे पहली तो आलोचना यही होती है कि हाई कोर्ट को बाईपास क्यों कर दिया। ठीक ना? दूसरी आलोचना ये भी होती है कि यदि क्रेडिटर को, जो ऋणदाता है, अगर उसको तुमने अनुमति दे दी है कि वो बैंक्रप्सी फाइल कर सके, तब तो वो तो हमेशा चढ़ा ही रहेगा बिजनेस वाले पर। मान के चलिए थोड़ी सी भी कुछ समस्या आ गई, वो तुरंत पता चल जाएगा क्या कि पहुंच गया एनसीएलटी में। ठीक ना? तो इसका मिसयूज किया जा सकता है उस बिजनेसमैन को परेशान करने के लिए, या फिर उस इंडिविजुअल को परेशान करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण कुछ आलोचक इसकी भी आलोचना करते हैं। हाउएवर 2016 से ये भारत में विद्यमान रहा है और इसके अच्छे आउटकम्स रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी समझ में आया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं एक और टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो क्या है? वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। SGB कहते हैं इसको, SGB, संप्रभु स्वर्ण प्रपत्र, संप्रभु स्वर्ण प्रपत्र, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप इसको कह सकते हैं। निवेश पड़ रहा है ना, तो जैसे मान के चलिए लोग अलग अलग चीजों में निवेश करते हैं। अलग अलग चीजों में निवेश का क्या मतलब है? मान के चलिए कुछ लोग जो है वो, जिनके पास सरप्लस होता है तो कुछ बैंक में डाल देते हैं, कुछ जो है वो उसको क्या करते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, कुछ उसको शेयरों में निवेश कर देते हैं। इसी तरह भारत में सोना निवेश के उद्देश्य से भी खरीदा जाता है। सोना निवेश के उद्देश्य से भी खरीदा जाता है। ठीक ना? भारत में सोना खरीदने के पीछे कई सारे उद्देश्य होते हैं, उसमें से एक बड़ा उद्देश्य होता है कि निवेश के उद्देश्य से। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि सोने की कीमत जो है वो बढ़ती ही रहती है, समय के साथ जो है वो बढ़ती रहेगी। तो मान के चलिए, आज मान के चलिए सोने की क्या कीमत है, आज मान के चलिए अगर है 57,000 पर 10 ग्राम, एक भरी बोलते हैं ना, पर 10 ग्राम का अगर कीमत आज 57,000 रुपया है, तो मैं इस उद्देश्य से निवेश करता हूं सोने में, क्या कि कल इसका कीमत जो है वो 57,000 से आगे बढ़ जाएगा और भविष्य में इसकी कीमत और ज्यादा ऊपर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, मुझे फायदा होगा। उस टाइम जब मैं सोना बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा। ठीक ना? तो भारत में सोना निवेश के उद्देश्य से भी होता है। अब जरा सोच के देखिए, इस सोना में निवेश के माध्यम से क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार से हम सोना खरीदते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार से हम सोना खरीदते हैं। भारत में तो सोना उपभोग के उद्देश्य से भी होता है। आप जानते ही हैं, भारत में महिलाओं का सोने के प्रति जो लगाव होता है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। ठीक ना? उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। हमारे यहाँ देखने को मिलता है ना कि विवाह में जब तक ऊपर से नीचे तक सोना से नहीं ढक जाए तब तक महिला तैयार ही नहीं हुई। माइंड नहीं कीजिएगा, बस ऐसे ही, बस मजाक के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, हमारी संस्कृति में सोना का महत्व है, श्रृंगार में, इन सब चीजों में। और साथ साथ सोने को निवेश के पर्पस से भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन जरा सोच के देखिए, निवेश के पर्पस से सोना तुम खरीदना चाह रहे हो तो वो सोना तो पड़ा ही रहेगा ना तुम्हारे घर में।
तुमने क्या किया, सोने की बिस्किट खरीद लिए, तुमने सोने के सिक्के खरीद लिए, सोने की ईंट खरीद के अपने घर में रख रखा है। इन सब के कारणों से क्या होता था कि भारत सरकार को विदेशों से सोना आयात करना पड़ता था, और अगर सोना बाहर से आयात करोगे तो बदले में विदेशी मुद्रा तो बाहर जाएगा। तो इसी समस्या को रोकने के लिए क्या किया गया, ये संप्रभु स्वर्ण प्रपत्र या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो लाई गई। इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या क्या है प्रोविजन है, जरा इसको बात को ध्यान से सुनिए। क्या है सबसे पहला प्रोविजन कि सोना नहीं खरीदो, एक बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट जारी कर देगी। इस बॉन्ड पर क्या होगा, 1 ग्राम सोने का आज जो मूल्य चल रहा है ना, मूल्य चल रहा है उसके बराबर माना जाएगा। यानी कि ये जो एक बॉन्ड होगा ना, कि 1 ग्राम सोना माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि कि सरकार ने वचन दे रखा है, सरकार संप्रभु सरकार ने कह रखा है कि ये जो कागज का टुकड़ा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो तुमको हम बॉन्ड दे रहे हैं, ये हमारी गारंटी है कि ये 1 ग्राम सोने के बराबर है। तुम निवेश ही करना चाह रहे थे ना सोने में, तो ठीक है, तुमको हम सोना दे रहे हैं। अरे तुम वैसे भी उस सोने का ज्वेलरी तो बनवा नहीं रहे हो थे, वो तो तुमने निवेश के पर्पज से खरीदा था ना, तो लो इसमें निवेश करो। ये कागज का टुकड़ा जो है ना, ये 1 ग्राम सोने के बराबर है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब क्या होता है, सोना हम जब खरीदते हैं तो सोने की कीमत में बढ़ोतरी होती है, तो हमारा प्राइस बढ़ता है, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए क्या कि सोने पर जो है, सोना खरीदने पर आपको 3% अलग से जीएसटी भी देना पड़ता है, ठीक ना। सोने के लिए अलग ही जीएसटी लगता है, तो 3% आपको जीएसटी भी देना पड़ता है, ठीक। इसमें क्या है, खरीदने पर कोई जीएसटी वगैरह कुछ नहीं, कोई जीएसटी वगैरह कुछ नहीं। आपने सोना खरीदा है, आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपका फायदा होगा। लेकिन अगर आपने बॉन्ड में निवेश कर रखा है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि सोना जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस बॉन्ड का भी कीमत बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रति वर्ष हम 2.5% आपको ब्याज भी देंगे। बात समझ में आ रहा, देख रहे हैं गवर्नमेंट क्यों आपको 2.5% ब्याज देना चाह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है क्या कि आप बिना मतलब का सोने में निवेश ना करें। क्यों, क्योंकि अगर आप सोने में निवेश करेंगे ना तो बाहर से उनको सोना, फिजिकल सोना मंगवाना पड़ेगा। तो आप अगर फिजिकल सोने में निवेश का, भौतिक स्वर्ण में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बदले में आप ये बॉन्ड ले लें। तो गवर्नमेंट आपको क्या कहती है कि हम 2.5% अलग से आपको ब्याज भी देंगे, ठीक ना। इसको जो है वो कहीं से भी खरीदा जा सकता है, बैंक के माध्यम से खरीदा जा सकता है, आरबीआई से खरीदा जा सकता है। इनफैक्ट आप इसको शेयर बाजार में भी खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर मान के चलिए कोई बेचना चाह रहा है, होता है ना शेयर मार्केट में, मान के चलिए मेरे पास बॉन्ड नहीं है लेकिन किसी दूसरे के पास बॉन्ड है, वो बेचना चाह रहा है, तो मैं उससे खरीद लूंगा शेयर मार्केट में। समझ में आ रहा, जैसे ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा तो उसके बाद ये इंटरेस्ट भी मुझे मिलने लग जाएगा, और भविष्य में जब मुझे बेचना होगा तब मैं वापस बेच दूंगा, या फिर मतलब बेच दूंगा। इस तरह से जो है इसको कहीं से भी खरीदा जा सकता है। इसको जो है वो 1 ग्राम के वैल्यू के साथ स्टार्ट किया जाता है और फिर इसी के मल्टीपल में चलता है। 1 ग्राम, फिर मान के चलिए 2 खरीद लिया तो 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे जो है वो बढ़ाया जाता है। जरा समझिए, आपने जो सोना खरीदा है, मान के चलिए मेरे पास सोना, ये सोना मान के चलिए, कई बार क्या होता है कि हमें बोल के कुछ और चिपका दिया जाता है कि ये 22 कैरेट का है, ठीक ना, कि 18 कैरेट का है, और बाद में पता चलता है क्या कि ये कम कैरेट का था या इसमें कुछ मिलावट थी। जब बेचने जाते हैं तो क्या होता है, वो बहुत सारा चार्ज काट लेते हैं, मेकिंग चार्ज काट लेते हैं, या कुछ भी बता के समस्याएं आ जाती है। एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता होता ना, मार्का वगैरह चाहे जितना देख ले, लेकिन घपला करने वाले तो कर ही लेते हैं। बात समझ में आया ना, ठीक। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन 24 कैरेट का जो है वो ज्वेलरी नहीं बनता है। तो यदि किसी दुकान में गए हैं और वो आपको बोल रहा है क्या कि हमारे पास 24 कैरेट सोने का जो है वो आभूषण मिलता है, ठीक ना, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस दुकान से बाहर भाग लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको चूना लगा रहा है। 24 कैरेट गोल्ड का तो ज्वेलरी बन ही नहीं सकता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा वो नाजुक हो जाता है, वो टूट जाता है तुरंत, ठीक ना, वो ठीक से मजबूत नहीं हो पाएगा। तो उसको मजबूत करने के लिए उसमें कुछ मिलावट किया जाता है। जितनी कम मात्रा में, जितना ज्यादा मात्रा में मिलावट होता है उतना ज्यादा मजबूत होता जाता है, जितना कम मात्रा में मिलावट होता है वो उतना शुद्ध माना जाता है। गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है कि हम जो एसजीबी जारी कर रहे हैं ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी कर रहे हैं, ये जो मैंने आपको टुकड़ा दिया है, ये जो बॉन्ड दिया है, इट विल बी कंसीडर्ड एज 99.99% प्योर गोल्ड। इसको कहीं से चेक करवाने की जरूरत ही नहीं है। सरकार बोल रही है क्या कि ये प्योर गोल्ड है 99.99%। तो अब आपको टेंशन भी नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है,
बात समझ में आ रहा है? ठीक। दूसरी बात, एक बात बताइए, अगर आपने फिजिकल गोल्ड ले रखा है तो आपको डर रहता है क्या कि कहीं कोई चुरा ना ले, कोई छीन ना ले। पता चले आपने तिजोरी में रख रखा है, एक दिन डकैती हुई आपके घर पर और किसी ने कोई लेके निकल गया। आपने क्या कर रखा है, मान के चलिए बैंक के लॉकर में रख रखा था, बैंक में डकैती हुई या बैंक में चोरी हुई और आपका सोना निकल गया। खैर वे तो गारंटी प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी ये चिंताएं रहती है ना फिजिकल गोल्ड में। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। बात समझ में आ रहा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इसमें चोरी की भी संभावना कम होती है। बात समझ में आ रहा ना? मान के चलिए मैं गया हूं, मैं बैंक से वो कागज लेके आया हूं, बॉन्ड लेके आया हूं। अब ये बॉन्ड तुम चुरा लो, वो तो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है ना। बात समझ में आ रहा? ठीक। तो इस कारण से इसमें सुरक्षा से भी संबंधित चुनौतियां कम हो जाती है। ऊपर से देखिए, इसको और ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए क्या किया गया है, इस पर जो है वो क्या किया गया है, अलग से आपको 2.5% ब्याज भी दिया जा रहा है। प्राइस जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, अलग से आपको ब्याज भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें कुछ लिमिट है कि अगर मान के चलिए आप कैश में यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं, जनरली क्या होता है कि ये जो सोना जमीन उमीन में जो इन्वेस्टमेंट होता है जनरली ब्लैक वाला होता है ना, काला धन वाला होता है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए क्या बोला है कि अगर आप कैश में यदि खरीदना चाहते हैं तो आप 20,000 तक का ही सोना जो है वो कैश के रूप में खरीद सकते हैं। बात समझ में आ रहा? बाकी अगर 20,000 से ज्यादा का अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा तो फिर ट्रैक किया जा सकता है ना कि पैसा कहां से आया कहां गया, तो इसको ट्रैक किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप कैश के रूप में पेमेंट करना चाहते हैं या कैश के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आप कितना कर सकते हैं, मात्र 20,000 तक का ही खरीद सकते हैं। ठीक। उसके आगे का अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इसमें ऑनलाइन फॉर्म में पेमेंट। जरा समझिए, सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड है तो इस बॉन्ड की कुछ मैच्योरिटी पीरियड भी होगा। इस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल। ठीक ना, 8 साल का है इसका मैच्योरिटी पीरियड। ये जो बॉन्ड है ना ये 8 साल का है, यानी कि 8 साल बाद आप चाहें तो आरबीआई को ये वापस कर दीजिए, जितना सोना का प्राइस है ना उतना, उस दिन जितना सोना का प्राइस है उतना जो है वो आपको रुपया मिल जाएगा। यदि मान के चलिए क्या कि आप इसके आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर से उसी दिन आप जो है वो नए बॉन्ड में निवेश कर दीजिए। बात समझ में आया ना? लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से इनकी परिपक्वता की अवधि कितनी होती है, 8 साल की। ये याद रखिएगा, 8 साल है इनकी परिपक्वता की अवधि। ये भी पॉइंट समझ में आया, 8 साल परिपक्वता अवधि। इसी कंटेक्स्ट में यदि हम आगे बढ़े तो क्या है कि 5 साल के बाद यदि चाहें तो आप इसको बैंकों को वापस कर सकते हैं। ठीक ना? एक बात बताइए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम तो सोना इसलिए भी लेते हैं या सोना तो इसलिए निवेश भी करते हैं कि कभी विपत्ति आएगी तो हम बैंकों को गिरवी रख सकते हैं। आप इसको भी गिरवी रख सकते हैं और इसको गिरवी रख के आप क्या कर सकते हैं, लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। एसजीवी को गिरवी रखकर आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते हैं, जीवी को गिरवी रख के क्या कर सकते हैं, लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें क्या है फायदा कि यदि आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप सोना खरीद रहे हैं तो एक इंडिविजुअल के रूप में आप मैक्सिमम 4 केजी सोना तक खरीद सकते हैं। एक साल में आप मैक्सिमम एक व्यक्तिगत रूप में अधिकतम 4 किलो सोना खरीद सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा वर्थ के जो है वो आपको बॉन्ड नहीं मिलेंगे। ठीक ना? मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम जो है वो 4 ग्राम। यदि आप एक यूनिवर्सिटी हैं, यदि आप एक ट्रस्ट हैं तो आप मैक्सिमम जो है वो कितना खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हैं 20 केजी तक एक फाइनेंशियल ईयर में। व्यक्ति है तो 4 केजी, यदि आप एक ट्रस्ट है, यदि कोई ट्रस्ट है तो ये मैक्सिमम 20 किलो तक खरीद सकता है, 20 केजी तक एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में। ये सारे टर्म्स जो है ना, ये सारे टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है।
एक वित्तीय वर्ष में ये कितना खरीद सकते हैं 20 केजी, और मैं और आप हम कितना खरीद सकते हैं मैक्सिमम 4 केजी तक। 4 केजी बहुत होता है, आपको अंदाजा भी है 4 केजी का मतलब क्या हुआ। हाँ, 1 ग्राम का दाम है 6,000 रुपया, 4,000 ग्राम मतलब समझ में आ रहा। 6,000 को 4,000 से मल्टीप्लाई कीजिए तब पता चलेगा। क्लियर हो रहा। तो बहुत बड़ी रकम है। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। गवर्नमेंट इसको और ज्यादा जो है वो पॉपुलराइज करना चाहती है। इसको पॉपुलराइज करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम हमारे यहाँ से अगर ऑनलाइन खरीदोगे, हम हमारे से अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो एवरी ग्राम, हर 1 ग्राम खरीदने पर हम 50 रुपया का एडिशनल डिस्काउंट देंगे। ठीक ना, मान के चलिए मैंने 2 ग्राम खरीदा ना, तो जो मार्केट में सोने का प्राइस चल रहा है ना उस पर 50 रुपया का एडिशनल मेरे को डिस्काउंट मिलेगा दोनों ग्राम पर, तो यानी कि 100 रुपया का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा ना। इतना ही नहीं, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन के रूप में जो पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बता रहा हूं कि जब मैं इसको सरेंडर करूंगा ना तो मान के चलिए जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। पॉइंट समझ में आया। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर कल क्वेश्चन आया हुआ था। यहां पर जो है मान के चलिए आज मैंने 6,000 में सोना खरीदा और कल जब मैं इसको 10,000 जब इसका पहुंच गया था प्राइस, तब जाके मैंने बेचा 6,000 और 10,000, मतलब मान के चलिए कि 10 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा 1 लाख जब हो गया तब मैंने बेचा, तो मुझे ये जो 40,000 का प्रॉफिट हुआ है ना इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई टैक्स नहीं लगता है। बात समझ में आ गया। हालांकि जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना आपको, जो 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 2.5% जो ब्याज मिल रहा है ना, इस पर कर लगेगा, इस पर कर लगेगा, इस पर कर लगेगा, लेकिन पूंजी लाभ पर कोई कर नहीं। पूंजी लाभ पर कोई कर नहीं लगता है। जरा बात समझ में आ रहा। इसके तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से इसको क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आप जो है वो फिजिकल सोना खरीदने के चक्कर में नहीं रहें। जहां तक बात समझ में आया। बैंकों को प्रमोट करने के लिए ये भी कहा गया है कि यदि आप चाहें तो इसको अपने एसएलआर के रूप में भी दिखा सकते हैं। याद है ना मैंने एसएलआर बताया था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक ना, सांविधिक तरलता अनुपात। मैंने बताया था ना 18% रखना होता है बैंक को, किस रूप में, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, या कैश गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। तो गोल्ड के रूप में आप इसको भी दिखा सकते हैं, मतलब बैंकों को भी अनुमति दी गई है। इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस को भी बोला गया है क्या कि आप इनको बेचिए, और अगर आप इनको बेचेंगे, अगर लोगों में पॉपुलर करेंगे तो पर बेचने पर आपको 1% जो है वो कमीशन भी दिया जाएगा। इनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, इसको पॉपुलराइज करने की बात की जा रही है। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से जो है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि संप्रभु सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, ठीक, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, सोने में निवेश, फिजिकल सोने में निवेश, भौतिक स्वर्ण में निवेश से दूर हटे, ताकि क्या हो, भारत सरकार का जो इनको आयात करने में खर्च हो रहा है उसको कम किया जा सके। यहां तक बात समझ में आई। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड दिखाओ, देखिए शेयर मार्केट में भी जो है वो खरीद बिक्री होती है, पर अगर आप चाहें तो इसको वहां से भी खरीद सकते हैं, ठीक, आरबीआई या फिर बैंकों के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। देखिए ना इसी में मिल जाएगा SGB, बॉन्ड, ये अकाउंट लॉगिन करवाने के चक्कर में रहते हैं। इसी में देखिए खुल जा, सोवरेन ये दिख रहा है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, देखिए अलग अलग उसके दिख रहा है, SGB 2022 न 2023, इससे क्या है, मतलब इसकी परिपक्वता की अवधि 2023 वाली है। ये दिख रहा, आज कितना है, अगर आपको खरीदना है तो आज इसका प्राइस चल रहा है 6,050, ठीक ना। ऐसे खूब सारे अलग अलग टाइम पीरियड वाले आपको खूब सारे दिखेंगे, ये दिख रहा,
हाँ, ये इसका रिडेम्पशन है 2030 वाला, 2033 वाला, ये है 2022 वाला, अलग अलग 2030 वाला, दिख रहा, सब पर दिख रहा, 2.5% ये ब्याज दर दिखा रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप चाहे तो शेयर मार्केट से भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो बैंकों के साथ या फिर आरबीआई से भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, उद्देश्य बस एक लाइन में समझ लीजिएगा। उद्देश्य क्या है कि निवेश के उद्देश्य से जो बाहर से हम भौतिक सोना आयात करने पर विवश हो रहे हैं उसको कम करना। बात समझ में आ गया? उसको कम करना। ठीक, अब ज्वेलरी पहनना है तो ज्वेलरी के लिए आप खरीदिए सोना, लेकिन मान के चलिए अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, बिस्कुट वगैरह सोने के खरीदना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए आप इन पर निवेश नहीं कीजिए। यहां तक बात समझ में आया? तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने लगभग कैपिटल मार्केट को कवर किया, पूंजी बाजार को कवर किया, हमने पूरा देखा कि पूंजी बाजार में कौन कौन से भागीदार हैं, हमने देखा क्या कि शेयर मार्केट, शेयर हिस्सेदारी, कंपनियों की हिस्सेदारी की खरीद बिक्री कैसे होती है, इसमें क्या क्या गलत प्रथाएं होती है, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज क्या है, निफ्टी 50 सेंसेक्स वगैरह क्या है, हमने देखा फ्रंट रनिंग क्या क्या गलत गलत तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। अलग अलग टर्म भी देखा, बुल्स क्या होते हैं, बियर्स क्या होते हैं। फिर हम आए बॉन्ड मार्केट की तरफ, डिवेंचर बॉन्ड, उसमें हमने देखा अलग अलग सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ठीक ना, बाकी बाकी बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय बॉन्ड क्या होते हैं, 81 बॉन्ड क्या होता है, ये सब भी देखा हमने। फिर हम आगे बढ़े, हमने बाकी टर्म देखा, ये क्या बोलते हैं, एनएफटी क्या है, बिटकॉइन क्या है, ये सब क्या है, ये सब कैसे काम करता है। और फिर आगे बढ़ के आज हम लोगों ने क्या किया कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, कैसे जो है वो एक कंपनी बर्बाद हो जाती है तो उसको दिवालियापन का प्रोसीडिंग चलता है, ये सारी चीजें भी हमने देखी आज। तो हमने होलिस्टिकली जो है वो पूंजी बाजार को समाप्त किया, ठीक ना। तो कल से जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, जो कि क्या हो जाएगा, आपकी राजकोषीय नीतियां होंगी, ठीक ना। तो अब चूंकि टॉपिक खत्म हो जा रहा है तो अभी नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, भूमिका बांधने में ही 15 मिनट चला जाएगा, ठीक ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, ठीक ना, आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, कल नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। और आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।